Hello dear student, Assalamu alaikum. This is your Asma Miss. Today I will going to explain you 7th chapter of history, that is non-cooperation movement. Now student, what is non-cooperation? Non-cooperation means that refuse to cooperate, especially from protest. ठीक है, मतलब कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए मना करते हैं. तो ऐसे कौन से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुए इंडिया में आफ्टर द प्रॉब्लम अराइज इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्रिटिश. सो एंड हु एज अ फ्रीडम फाइटर्स, कौन फ्रीडम फाइटर्स हैं वो हम देखेंगे, और कहाँ और क्या रोल प्ले हुआ फ्रीडम फाइटर्स का, और किस जगह पे क्या सत्याग्रह किया गया, प्रोटेस्ट किए गए, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. शैल वी स्टार्ट देन चैप्टर? ओके. इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट द पीरियड फ्रॉम 1920 to 1947 इज नोन एज द गांधीयन एरा. जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो 1920 से लेके 1947 तक बताया जा रहा है, ये पीरियड को हम लोग गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स किए थे. हाँ, गांधी जी ने बहुत सारे एक्शंस लिए थे, उन्होंने बहुत सत्याग्रह के तरीके से उन्होंने काम किए थे. इसीलिए उस पीरियड को गांधीयन एरा कहा जाता है, मतलब गांधी जी का वक्त. ओके, एरा मतलब वक्त, टाइम, ईयर. After the death of the Lokmanya Tilak in 1920, the resign of the national movement went to the hand of Mahatma Gandhi. लोकमान्य तिलक की डेथ हो गई थी 1920 में, तो अब जो नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी थी वो आ गई अभी हमारे महात्मा गांधी के पास. ठीक है. He gave a new direction to the freedom movement with the principle of truth, non-violence and सत्याग्रह. अब जितने भी चीज़ें हो रही थी जब ब्रिटिश के खिलाफ, मॉडरेटर लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टीशन हो गया, नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, यूनिटी नहीं थी. तो ये सब चीज़ें देखते हुए गांधी जी ने एक नया रास्ता लोगों को दिखाया, और वो रास्ता था ट्रूथ मतलब सच्चाई का. दूसरा था नॉन वॉलियन, मतलब कि हम लड़ाई, ठीक है, मारामारी, कोई भी चीज़ों को नुकसान ना करते हुए, ठीक है, हम हमारे हक को ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं नॉन वॉलियन. और तीसरा रास्ता था सत्याग्रह. सत्याग्रह वो है बेटा कि मतलब हम हमारी बात को रखने के लिए लोगों के सामने हम स्ट्राइक कर दे, हड़ताल कर दे, मार्च पाँच करे, नारा लगाए वंदे मातरम का, मतलब बिना हम किसी के लाठी चार्ज ना करें, किसी को मारामारी ना करें. ठीक है, तो इसको हम लोग सत्याग्रह बोलते हैं. ड्यू टू द इन्फ्लुएंट लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव. अब जो गांधी जी के हाथ में ये जो मूवमेंट आ चुका था, तो अब ये जो वक्त था, अब ये जो मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, प्रोटेस्ट जो हम लोग करने वाले थे, कर रहेंगे आगे, तो वो जो है काफ़ी पावरफुल हम बोल सकते हैं, और काफ़ी बड़े तादाद में होने लगा. दिस लीड टू बिगनिंग ऑफ न्यू एरा इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया. और इसी वजह से एक नया वक्त, एक नया चेहरा, एक नई राह हमको मिली, ताकि हम हमारे आज़ादी को ले सकें. ठीक है. रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका. महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर सम लीगल वर्क इन 1893. अब गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका चले गए थे कुछ लीगल वर्क के लिए. लीगल वर्क मीन्स कि कुछ काम करने के लिए. ठीक है. तो अब क्या वहाँ पर उन्होंने किया हम वो देखेंगे. साउथ अफ्रीका वॉज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. साउथ अफ्रीका जो कॉलोनी थी, वहाँ पर एक जो बस्ती हम बोल सकते हैं, जो एरिया बोल सकते हैं, वो किसका था?
ब्रिटिश का था। मैनी इंडियंस हैज सेटल देयर बिजनेसेस, और बहुत सारे हमारे इंडियंस जो लोग थे जो इंडिया छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेटल हो गए थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर अपना बिजनेस कारोबार बढ़ा दिया था। ठीक है। द इंडियन इन द साउथ अफ्रीका वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल एंड ह्यूमिलेटेड एट ऑल टाइम्स। जो इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में, उन लोगों को वहाँ पर ऐसी बुरी तरीके से बिहेव किया जाता था जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो, गुनहगार हो, और उनमें कोई भी इंसानियत, इस लेवल तक उनको परेशान किया जा रहा था कि कोई इंसानियत उसमें बची ही नहीं। ठीक है। So in 1906 the government declared that it wasn't compulsory for the black to carry an identity card and freedom was restricted as well. ये स्टूडेंट, उस ज़माने में हम जैसे इंडियंस को ब्लैक बोला जाता था बिकॉज वी हैव एन ग्रे कलर, सम ऑफ द, हमारा जो कलर है वो एकदम ब्राइट नहीं है, थोड़ा सा मतलब ना घेवा कलर बोलते हैं। तो उस ज़माने में सारे इंडियंस को ब्लैक बोला जाता था। ठीक है। और बहुत सारे साउथ जो अफ्रीकन्स होते थे जो उनको भी मतलब कुछ हद तक कुछ लोगों को ना ब्लैक पीपल्स बोले जाते थे, और उनको कंपलसरी किया गया था कि उन लोग के पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, आईडी कार्ड होना चाहिए, और उनकी बहुत सारे चीज़ों को, जितने फ्रीडम चीज़ें थी उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन किए थे। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि कुछ चीज़ों पे रोक टोक लगा दी गई थी उनकी। ठीक है। गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ द सत्याग्रह एंड अगेंस्ट इट इनजस्टिस एंड गेन द जस्टिस फॉर द पीपल। अब गांधी जी ने वहाँ पर भी सत्याग्रह का रास्ता चुना, वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने इंसाफ दिलाने का ठहराया, और बहुत सत्याग्रह के तरीके से उन्होंने जस्टिस भी हासिल कर दी। ठीक है। गांधी जी अराइव इन इंडिया। अब गांधी जी जो है इंडिया आ गए, तो क्या हुआ? ऑन 9 जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से गांधी जी जो है जनवरी 1950 में वापस आ गए। ओके। एज सजेस्टेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले ही मेड अ टूर टू द एंटायर नेशन। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बहुत चीज़ें बताई, तो उन्होंने, गांधी जी ने पूरे देश का क्या किया? घूमे, मतलब पूरे देश तक वो क्या किए? घूमते रहे। टूर मतलब घूमना। ठीक है, विजिट करना। ही बिकेम सैड लुकिंग एट द मिस्ट्रीज एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल। वो बहुत उदास हो गए, गांधी जी बहुत उदास हो गए जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के हर एक कोने में जो लोग हैं गरीब है, परेशान हैं, भूखे हैं। इनफैक्ट कभी उस ज़माने में लोगों के बदन पे कपड़ा भी नहीं होता था। ठीक है, मतलब बहुत ऐसे इतनी गरीबी थी हमारे देश में। इनको देख के गांधी जी काफ़ी परेशान हो गए थे, काफ़ी उदास हो गए थे। ठीक है। ही टुक अप द वो ऑफ सर्विस ऑफ नेशन। उन्होंने वो लिया, मतलब शपथ ली, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अब पूरे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए वो क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है। ही स्टेज एट साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। उन्होंने साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में रहने का सोचा। ही फॉलो न्यू टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। उन्होंने नई टेक्निक सोची सत्याग्रह की। टू गेन जस्टिस फॉर कॉमन पीपल। ठीक है, अपने लिए नहीं जस्टिस मांग रहे थे, वो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए वो इंसाफ करना चाहते थे सत्याग्रह के तरीके से। ठीक है। नाउ वी गोइंग टू सी द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ब्रॉड अ नोवल टेक्निक इन सत्याग्रह इन द पॉपुलर मूवमेंट। गांधी जी ने नए नए तरीके से सत्याग्रह किया। ठीक है, और बहुत पॉपुलर हो गए सारे सत्याग्रह, जितने भी उन्होंने नॉन वॉयलेंट सत्याग्रह के तरीके अपनाए, वो सारे सक्सेस भी हुए और बहुत पॉपुलर भी हुआ। सत्याग्रह मीन्स इंस्टेंस ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह मतलब कि सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे आप जो सच कर रहे हो, जो दिखा रहे हो, जो सच है वो दिखाओ और वही करो। द मेन ऑब्जेक्टिव सत्याग्रह इज थ्रू द patience and satyagraha and unjust people is made aware of truth and justice and also bring the transformation of his views. सत्याग्रह का मतलब है पेशेंस।
मतलब आपके पास इतना सब्र होना चाहिए कि लोग आपको एक हद तक परेशान करने के बाद वो चीज़ उनको भी एहसास होगी कि ये बंदे में इतनी सब्र है, इतना वो सब्र कर रहा है, जितना भी हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उसको, तो भी वो सब्र कर रहा है। तो मतलब इसका जो पावर ऑफ पेशेंस है, सब्र की जो हद है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये होता है कि क्यों हम फिर ऐसे लोगों को और परेशान करें, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती है वो ख़त्म हो जाती है। समझ में आया? सत्याग्रह एंड अनजस्ट पीपल इज़ मेड अवेयर। सत्याग्रह का ये मतलब भी है कि जो लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है दुनिया में, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, उनका इंसाफ क्या है, जस्टिस क्या है उनके लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज व्यूज़, और अपनी सोच को, अपनी समझ को बदल के उनकी राय और मशवरे से, ठीक है, लोगों को अपनी चीज़ें चेंजेस करनी आनी चाहिए। मतलब द पीपल कैन से व्हाट दे हैव इन देयर माइंड, उनके दिमाग में क्या है वो बोल सकना चाहिए। इस तरीके का आप सत्याग्रह करो। ओके, अ पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज़ वॉयलेंस। अब जो इंसान सत्याग्रह के राह पर चला है वो इंसान वॉयलेंस नहीं करेगा, मतलब मारा मारी, ठीक है, लड़ाई, ये सब नहीं करेगा। अनट्रूथ मीन्स, और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा। कोई भी वक्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो झूठ नहीं बोलेगा। वॉज द टेक्निक ऑफ गांधी जी, यही गांधी जी की टेक्निक थी। यही तरीके से सत्याग्रह जो है अच्छे से पॉपुलर हुआ था। Later, not only in India but in the many part of the world, people adopted the path of सत्याग्रह to fight against the injustice. सिर्फ इंडिया में नहीं सत्याग्रह हो रहा था। सत्याग्रह का जब देखा गया कि लोग जो है काफ़ी पसंद कर रहे हैं सत्याग्रह को, जो है काफ़ी लोग देख रहे हैं कि उनको जस्टिस मिल रही है, उनको इंसाफ मिल रहा है, इस तरीके से सच्चाई के रास्ते पे चलकर, तो दुनिया में बहुत ऐसी कंट्री थी जहाँ पर इस सत्याग्रह को गांधी जी के माध्यम, गांधी जी जो सत्याग्रह कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने भी उस सत्याग्रह को वहाँ पर यूज़ किया और इंसाफ लिए, ठीक है। गांधी जी द पाथ ऑफ द सत्याग्रह मेड एन इम्पैक्ट ऑन मार्टिन लूथर किंग हु वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द राइट ऑफ द ब्लैक इन अमेरिका एज वेल एज द नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो रास्ता है, इसका काफ़ी अच्छा असर हम बोल सकते हैं जो है मार्टिन लूथर के ऊपर भी हुआ, जो एक्चुअली अमेरिका से लड़ रहा था ब्लैक पीपल के लिए, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला है, वो भी जो साउथ अफ्रीका में लोगों के लिए क्या कर रहा था, जस्टिस लेने के लिए सत्याग्रह चूज़ किया, ठीक है। नाउ व्हाट वी गोइंग टू सी द चंपारण सत्याग्रह। इन बिहार द फार्मर ऑफ चंपारण रीजन वेर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो। याद है स्टूडेंट, मैंने ये बताया था कि ब्रिटिश ने कैश क्रॉप फोर्स किया फार्मर्स को कि आप कैश क्रॉप कल्टीवेट करो जिससे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना। तो देखिए ये जो बिहार में एक जगह है चंपारण, जहाँ पर सिर्फ खेती बाड़ी होती थी, उस जगह पे ब्रिटिश ने जो है फार्मर को काफ़ी फोर्स किया और उनको दबाव डाला उनके ऊपर कि तुम इंडिगो ही कल्टीवेट करोगे, उगाओगे। द कल्टीवेटर सफर इकोनॉमिकली सिंस दे हैव रिसीव फिक्स अमाउंट ऑफ द प्लेटर। यस स्टूडेंट, हमने देखा था ना कि जो भी कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर कौन है, फार्मर्स। तो जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी परेशान हालत में चल रहे थे क्योंकि उनको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। काफ़ी इकोनॉमिकली वो लोग परेशान हो रहे थे पैसे के लिए, तो उन्होंने फिर कोई और ऑप्शन तो था ही नहीं उनके पास। सो गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। गांधी जी फिर 2 साल बाद चंपारण भी गए, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज द फार्मर इन चंपारण एंड लॉन्च एगिटेशन बाय फॉलोइंग द वे ऑफ सत्याग्रह। अब वो 1917 को चंपारण चले गए गांधी जी, वहाँ पर भी उन्होंने चंपारण में सारे फार्मर्स की बातें सुनी, वहाँ पर क्या हो रहा है वो सब उन्होंने देखा अपनी आंखों से। फिर उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर जो है हम लोग सत्याग्रह कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह का बोल सकते हैं ना, हमला बोल दिया, ठीक है।
गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बिकेम सक्सेसफुल एंड फार्मर वे गिवन जस्टिस। गांधी जी के वजह से हमारा जो फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस को लेके, बिकॉज ऑफ फार्मर के लिए हम लोग जस्टिस ले रहे थे ना, तो वो जो है हम लोग कई हद तक बोल सकते हैं सक्सेस हो गए थे, कामयाब हो गए थे, और हमको जो है फार्मर्स के लिए क्या मिल गई थी, इंसाफ मिल गया था। नाउ खेड़ा सत्याग्रह, ड्यू टू द कॉन्स्टेंट फेमाइन इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, कंटिन्यू वहाँ पर फेमाइन हो रही थी, बाढ़ आ रही थी कंटिन्यू, तो गुजरात द क्रॉपर फेल्ड, गुजरात में जितने भी फसल थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक है, गुजरात में जितने भी फसल थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। सो स्टील लैंड टैक्स वॉज पॉसिबली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन तो भी गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा था, वहाँ फार्मर्स से या जितने भी वहाँ पर लोग थे उनसे क्या ज़मीन की टैक्स लिए जा रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, फार्मर्स की ज़मीन पे क्या लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था। अभी गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था, रेवेन्यू, पैसा चाहिए था। वो ये नहीं देख रहा था कि कितना फसल उगी है, क्या प्रॉब्लम है, बारिश का प्रॉब्लम है या बाढ़ आ रही है, उसको कोई मतलब नहीं था लेना देना। ठीक है, सो गांधी सजेस्टेड दैट फार्मर शुड रिफ्यूज टू पे द टैक्स, तो गांधी जी ने जितने भी फार्मर्स थे उनकी मीटिंग बुलाई, उनको एक साथ कलेक्ट की, मतलब उनको एकजुट किया और उनको समझाया कि अभी आप टैक्स नहीं पे करेंगे, ठीक है, आप पैसा नहीं दोगे। फार्मर बिगेन द मूवमेंट ऑफ स्कैपिंग द टैक्स इन एट द खेड़ा इन 1918, फिर जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, टैक्स ना पे करने का निश्चय किया और इसके खिलाफ वो खड़े रहे। गांधी जी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी ने जो है इसकी लीडर वो उन्होंने सोचा कि हाँ मैं ये इनके लिए काम कर सकता हूँ। ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये फार्मर्स जो परेशान हैं, इसके लिए उन्होंने लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स, और कुछ समय बाद ही गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स थे उनको टैक्स पे करना नहीं पड़ा। वर्कर मूवमेंट एट अहमदाबाद, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज ग्रेट इन्फ्लेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी परेशान थे हमारे वर्कर्स जो थे, और इसका बहुत सारा असर जो था वो पूरी दुनिया में हुआ। हमने ये पढ़ा भी था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर पूरी दुनिया में भी हुआ, हमारे इंडिया पे भी हुआ। कैसा कि जितने भी इंपोर्ट किए गए कमोडिटी थी, चीज़ें थी, उसके ऊपर प्राइस डबल हो गई थी, है ना। तो इस तरीके से इसका असर जो है हमारे इंडियंस को भी उठाना पड़ा। मिल वर्कर डिमांडेड फॉर राइज द सैलरी, अब मिल वर्कर जो है वो डिमांड कर रहे थे कि उनको सैलरी मिल जाए। ठीक है, बट मिल वर्कर रिजेक्टेड द डिमांड, और मिल वर्कर के जो डिमांड्स थे गवर्नमेंट ने या जो मिल्क ओनर्स थे उन्होंने क्या किया, इस डिमांड को रिजेक्ट किया। ठीक है, एज पर द गांधी जी एडवाइज द वर्कर वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, और गांधी जी ने उनको एडवाइस किया, समझाया कि तुम भूख हड़ताल कर दो। फाइनली द मिल वर्कर हैड बैक ऑफ एंड सैलरी ऑफ द वर्कर्स इज इंक्रीज, भूख हड़ताल करने से ये हुआ कि जितने भी मिल वर्कर्स थे, मिल ओनर्स थे, मालिक थे, जितने भी फैक्ट्रीज और कंपनीज के मालिक थे, उनको एहसास हो गया कि हम गलत कर रहे हैं, ये भूखे हैं, यहाँ पर लोग भूखे बैठे हैं, स्ट्राइक पे है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी बात को पीछे कर दिए और सैलरी जो है सारे वर्कर्स की बढ़ा दी गई। ठीक है, सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉयलेट एक्ट, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियन हैड हेल्प द ब्रिटिश, हमने देखा था ना कि हमारे भी ब्रिटिश आर्मी ने बहुत इंडिया का हेल्प किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, द इंडियंस फेल्ट दैट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इज ओवर देयर विल बी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय टेकिंग डिसीजन फॉर बीइंग द वेल बीइंग फॉर इंडियंस। अब इंडियंस लोगों को ये समझ में आया कि अगर चलो हमने ब्रिटिश की हेल्प की है ये लड़ाई जीतने में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारी वो हेल्प को देखते हुए हम लोग की मदद करेगा, हमारा जितने भी इंडियंस लोग हैं, ठीक है, उनकी
भलाई के बारे में कुछ ना कुछ सोचेगा। देयर वॉज ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग द इंडियंस रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग प्राइस एंड टैक्स। लेकिन कहीं ना कहीं दिलों गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर जो टैक्स लगाई जा रहा था, टैक्स इंक्रीज भी किया जा रहा था, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं उसकी प्राइस भी बढ़ाई जा रही थी, तो ये बहुत परेशानी हालात में हम चल रहे थे। To suppress this discontent, to the suggest message about it, the committee was appointed under the Sir Sidney Royal Act. अब ये जो नफ़रत थी कहीं ना कहीं हमारे दिल में और होने लगी। क्या क्या हम लोगों ने तो वर्ल्ड वॉर में इनकी मदद की, हमारी आर्मी ने इनकी मदद की, और ये जो है हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम पे बिल्कुल भी थोड़ा सा एहसान नहीं दिखा रहे। तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़ने लगी, लोगों में चर्चा होने लगा। तो एक कमीशन बिठाया गया, एक कमेटी बिठाई गई, जिसमें ये जो सर सेड्रे रॉयल एड को अपॉइंट किया गया। अकॉर्डिंग द रिकमेंडेशन मतलब कि इसके बोलने पर इसने जो सजेस्ट किया था ऑफ दिस कमेटी वॉज न्यू लॉ वॉज पास विद द कंसिडरिंग अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसने एक रिकमेंडेशन किया, इसने सर्वे किया, इसने जो है बताया, और एक नया लॉ हम बोल सकते हैं पास हुआ कि जो भी अपोजिशन ऑफ इंडिया मतलब इंडियन जो भी हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में काम कर रहे हैं उनके लिए। On March 1919, 17 March 1919, this law came to the known as Royal Alert Act. फिर ये जो 17 मार्च 1919 के वक्त इस लॉ को नाम दिया गया रॉयल एक्ट। This act gave an right of government to arrest anybody without any warrant and imprison without any trial. ये लॉ के थ्रू, ये कानून के तहत ये हुआ कि किसी भी इंडियन को हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं बिना कोई वारंट के, बिना कोई जांच पड़ताल के, और उनको जेल डाल सकते हैं, ठीक है, उन पे केस कर सकते हैं। अपील वॉज प्रोहिबिटेड अगेंस्ट द पनिशमेंट गिवन थ्रू दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के थ्रू किसी को पनिशमेंट मिलती है, सज़ा मिलती है, तो इसके पनिशमेंट ना लेने के रूप में या फिर पनिशमेंट को कोई एक्सेप्ट ना करे तो उसका भी कोई अपील नहीं होगा, ठीक है। द इंडियन कॉल दिस बैक एक्ट, इंडियन इसको हम लोग ब्लैक एक्ट बोलते थे। एंड द ट्राई टू हंगर द रोज ऑल ओवर अगेंस्ट दिस एक्ट, और कोशिश की गई कि पूरे हिंदुस्तान में इस ब्लैक एक्ट का विरोध करते रहे। गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट इट, गांधी जी ने भी इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह क्या किया, यह सत्याग्रह सेलेक्ट किया, लॉन्च किया। उन्होंने भी इसको डिसाइड किया कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑन 6 अप्रैल 1919 ही अपील टू द इंडियन टू फॉलो द हार्डल ऑल ओवर द इंडिया अगेंस्ट द एक्ट। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को ये कहा पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि आप इसका विरोध करो, आप इस एक्ट को बिल्कुल भी नहीं मानोगे, ठीक है, मतलब फूडली, मतलब दिल से और एकदम जज्बे से आप इसको क्या करो, रिवॉल्ट करो, विरोध करो। इंडियन रेस्पॉन्डेड टू द अपील ऑन लार्ज स्केल, और पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा होने लगी, और बहुत सारे इंडियंस, मतलब हम बता सकते हैं कि सारे इंडियंस लोगों ने इसका क्या किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम बोल सकते हैं दे के इस एक्ट का, ठीक है, अपोजिशन पे हम खड़े रहे। नाउ वी कैन सी द जलियांवाला बाग मैसेंजर्स। The movement that arose against the Royal Act took over the phrases from the provision of Punjab. मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में हुआ, तो पंजाब भी वहाँ पर कम नहीं था, पंजाब में भी बहुत बड़ा इसका आंदोलन हम बोल सकते हैं, इसके खिलाफ, इसके विरोध लोग कर रहे थे। सो अमृतसर बिकेम ए मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। अमृतसर जो एरिया था वो मेन सेंटर बोला जाएगा कि सारे लोग जो है अमृतसर ही आ गए थे। द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड स्प्रेड द सस्पिशन, और गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, लाठीचार्ज किया, मारामारी की, लोगों को भगाया, लोगों को जेल में डाल दिए गए, ठीक है। गांधी जी वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द प्रोविजन ऑफ पंजाब। गांधी जी को प्रोहिबिटेड किया गया, मतलब मनाही कर दिया गया कि आप पंजाब में एंटर नहीं करोगे। जनरल डायर इशू ऑर्डर ऑफ बैन पब्लिक मीटिंग इन अमृतसर।
वहाँ का जो जनरल था, जनरल डायर, उसने जो अमृतसर में मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग पे रोक लगा दी गई। इम्पोर्टेंट लीडर लाइक डॉक्टर सतपाल and Dr. Khichelu were arrested for their involvement in अमृतसर हार्टल केस। और इन दोनों को अरेस्ट किया गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अमृतसर में आप जो है इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, ये इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में डाला गया। As the protest against this, on 13 April 1919, on the Baisakhi Day, the people of Amritsar assembled at place named Jallianwala Bagh. इसका अपोज करने के लिए कि आप लोगों ने क्यों इस डॉक्टर सतपाल और खिचलू को जेल में डाला, इसका विरोध करने के लिए ये जो बैसाखी का जो फेस्टिवल था उस दिन, ये बैसाखी का फेस्टिवल एज यू नो ना पंजाबी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है एक जगह है, वहाँ पर लोगों ने एकजुट हो गए। ठीक है। जनरल डायर अराइव विद द आर्म्स। जनरल डायर जो थे अपने सारे मिलिट्रीज और हथियार के साथ वहाँ पर पहले से मौजूद थे। द प्लेस वेर इनक्लोज फ्रॉम ऑल साइड एंड हैड ओनली वन स्मॉल गेट। जो जगह थी वो चारों जगह से क्या थी, पूरे साइड से बंद थी और एंट्री के लिए एक छोटा सा गेट ही था वहाँ पर। ठीक है। जनरल डायर अपोजिस्ड दिस आर्म एंड क्लोज डाउन ओनली गेट। जनरल डायर ने क्या किया, पूरी जगह पर अपनी आर्मी को खड़ा कर दिया। ठीक है। छुपा दिया अपनी आर्मी को। ठीक है। और एक जो गेट था वो भी क्या कर दिया उसने, बाद में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिफिकेशन ऑफ दिस आर्म्ड इनोसेंट पीपल, और बिना कोई नोटिफिकेशन वहाँ पर जितने जो हज़ारों लाखों लोग जमा हुए थे, तो उन लोगों वो लोग तो वहाँ पर रिवॉल्ट कर रहे थे, है ना, आंदोलन कर रहे थे। उनको बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं मिली कि यहाँ पर पूरी चारों जगहों से जो है मिलिट्री खड़ी हो गई है, उनके पास हथियार है, वो तुम पे बंदूक चलाएंगे, गोली चलाएंगे। इनको बिल्कुल भी इस बात की खबर नहीं थी लोगों को। और बिना बोले जो जनरल डायर है उसने जितने भी लोग अमृतसर ये जलियांवाला बाग में आए थे उनके ऊपर गोली चलाना चालू कर दिए। ही ऑर्डर्ड द सोल्जर टू फायर। उन्होंने सोल्जर जितने भी इनोसेंट पीपल्स थे उनके ऊपर फायरिंग करना अपने आर्मी को कहा। अपने जितने भी लोग उनके साथ पुलिस वाले थे उनको उसने ऑर्डर दिया जनरल डायर ने। 1660 अराउंड हैड बीन एंड फायर्ड। 1660 लोग जो थे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए। द आर्मी कंटिन्यू फायरिंग टिल द एम्यूनेशन वॉज ओवर। इतनी फायरिंग हुई, इतनी गोली बारूदी हुई कि जब तक उनके पास हथियारे बंदूक जो उनकी जो बारूद थी ख़त्म ना हुई, ठीक है, तब तक वो लोग ना चलाते रहे गोलियाँ। इन दिस मैनेसेस अबाउट 400 पीपल इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन वे किल्ड। ये इस तरीके की फायरिंग में हम सोच सकते हैं कि जितने भी लेडीज़ एंड फीमेल्स, मैन, जेंट्स थे बच्चों के साथ, उन सबको मौत की घाट उठाया गया। ठीक है, सबको मारा गया बंदूक से। मैनी पीपल्स वेर वॉन्डेड, और बहुत सारे लोग जो है ज़ख्मी भी हो गए थे। आफ्टर फायरिंग द कर्फ्यू वॉज अनाउंसड एंड, फिर बाद में कर्फ्यू अनाउंस हुआ। ये फायरिंग के बाद जो है जनरल डायर ने कर्फ्यू लगा दी गई। कर्फ्यू मतलब कि कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है। एंड हैंस इमीडिएटली ट्रीटमेंट टू इंज्यूर्ड कुड नॉट बी मेड अवेलेबल, और जो भी लोग ज़ख्मी हो गए थे उनको बिल्कुल भी इलाज नहीं करवाया जा रहा था। ठीक है, ये अनाउंसमेंट हर जगह हो गई थी कि जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज नहीं होगा। इन एंटायर पंजाब मिलिट्री लॉ वॉज इन्फोर्स्ड। पूरे पंजाब में मिलिट्री जो है वो गली गली नुक्कड़ हर एरिया में पहुंच गई। मैनी वेज सेंट टू जेल बाय द गवर्नमेंट। अब बहुत ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो पंजाबी के मेन जो लोग थे उन सबको जेल में डाला गया। जनरल माइकल ओडेयर
गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैरेंसेस। ये पूरे हादसे का हम किसको जिम्मेदार देंगे? गवर्नर ऑफ पंजाब जो था जनरल माइकल ओडेर। ऑल ओवर द इंडिया वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट, और पूरे हिंदुस्तान में इस एक्ट का जो है प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है, आंदोलन किया गया। एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैरिज द रविंद्रनाथ टैगोर गेव अवे द टाइटल ऑफ सर बिस्टोर ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस प्रोटेस्ट के दौरान ये जो परेशानी हुई, ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखे गए, तो सर रविंद्रनाथ टैगोर को सर ऐसा एक टाइटल दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। लेटर इंडियन डिमांडेड फॉर द इंक्वायरी ऑफ दिस मैरेंसेस। और ये जो भी ये चीज़ें हुई जलियांवाला बाग में, उसकी लोगों ने डिमांड की कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो। हैंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द हंटर कमीशन, और इसके लिए इसके ऊपर एक हंटर कमीशन बिठाई गई। इंशाल्लाह स्टूडेंट, आई विल शो द जलियांवाला बाग मैरेंसेस जो है, आई विल शो सम स्मॉल वीडियो अबाउट दिस, ओके। खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डेड द रूलर ऑफ तुर्की, है ना। मुस्लिम दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम थे वो सब किसको मानते थे? तुर्की के रूलर को एज द रिलीजन लीडर। हम क्या मानते थे उसको? एज एन हमारा वो क्या है? रिलीजन लीडर है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द तुर्की फाउंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश के से कौन लड़ा था? तुर्की लड़ रहा था। टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन मुस्लिम इन वॉर द ब्रिटिश हैज अश्योर्ड दैट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर खिलाफा एम्पायर विल नॉट बी हार्म्ड। तुर्की जब तुर्की ब्रिटिश ने ये किया, ये मतलब मुस्लिम लोगों को ये कहा कि अगर तुम सपोर्ट हमको करते हैं, हम ये वादा करेंगे कि ये वॉर ख़त्म होने के बाद हम ये खलीफा है आपके एम्पायर का, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। बट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड डिड नॉट स्ट्राइक टू एन एश्योरेंस। और आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब इंग्लैंड जीत गया तो इस बात का उसने बिल्कुल भी उसने अश्योरेंस नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी उसने जो बात उसने कहा था कि हम खिलाफा जो आपका एम्पायर है उसको बिल्कुल भी हम लोग परेशान नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल भी हम लोग तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। अ टाइड ऑफ ग्रेट डिस्कंट अरोज अमंग द मुस्लिम, और बहुत एकदम गुस्सा सब जो है मुस्लिम लोगों को उस वक्त आया। द मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम इंडियन मुस्लिम टू सपोर्ट द खलीफा वॉज कॉल्ड खलीफत मूवमेंट। हमारे खलीफा को बचाने के लिए और इस जो और हम लोग को जो गुस्सा आ रहा था इसका अरोस करने के लिए हमने ये खलीफा मूवमेंट बनाया। गांधी जी थॉट दैट एंड ऑन दिस प्रॉब्लम इन हिंदू एंड मुस्लिम वंस come together and start a national movement, then government can surely be brought in one to its sense। गांधी जी ने लोगों को ये अपील की, ये समझाया कि अब हिंदू मुस्लिम सबको प्रॉब्लम है, क्यों ना हम एकजुट होकर आ जाए, ठीक है, और इसके लिए लड़े ताकि गवर्नमेंट को भी समझे, ठीक है। सो देयरफॉर द गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट, और गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। सो द खिलाफत कमिटी एक्सेप्टेड गांधी जी प्रपोजल फॉर फॉलोइंग नॉन कॉपरेशन टू द गवर्नमेंट। फिर जो हमारे मुस्लिम कमेटी के जो भी लोग थे उन्होंने गांधी जी की इस प्रपोजल को सही समझा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए पार्टिसिपेट किए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज सीन्स स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड, और हमने देखा कि हमारे हिंदू मुस्लिम एक साथ जुड़कर गवर्नमेंट के खिलाफ जो है अपोज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो स्टूडेंट, इफ़ आई कैन एबल टू शो यू द जलियांवाला बाग एंड खिलाफत मूवमेंट की अगर मुझे वीडियो मिलती है तो मैं आपको उसको शो करूँगी, ठीक है। बाय द टाइम जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर, और इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय द टाइम टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, बाय। Jallianwala Bagh tragedy. A large
but peaceful crowd gathered at the Jallianwala Bagh in Amritsar on April 13, 1919 to protest against the arrest of leaders like Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. Jallianwala Bagh had only one exit. Its other three sides were enclosed by buildings. General Dyer, the military commander of Amritsar, surrounded the Bagh, that is the garden, with his soldiers. After closing the exit with his troops, he ordered them to shoot at the crowd. The troops kept on firing till their ammunition was exhausted. About 1,000 innocent demonstrators were killed and many more wounded. The conscience of the nation was shaken at the massacre of innocent people. After the massacre, the British government made a half-hearted attempt at constitutional reform. But it also made it clear that it had no intention of parting with political power or sharing it with Indians. The British government also refused to annul the Rowlatt Act and make amends for the atrocities in Punjab. The Khilafat and Non-Cooperation Movement. In this module, you learn about the Khilafat and Non-Cooperation Movement that was organized by Indian nationalists against the British. The Khilafat and Non-Cooperation Movement was closely connected with the anti-colonial struggle of the Indians against the British, especially during the First World War and the post-war years. During these years, Indian people faced a lot of hardships, such as shortage of food, increase in taxes, and forceful recruitment to the army. People all over India fought against such problems, but in isolation, till Mahatma Gandhi appeared and suggested a new mode of struggle. In 1915, Mahatma Gandhi returned to India from South Africa and introduced a new method of mass agitation called Satyagraha, based on the principles of truth and non-violence. He organized unified peasant movements in Bihar and Gujarat against the British, which were very successful. Encouraged by the success of these movements, Gandhiji launched a nationwide Satyagraha against the Rowlatt Act of 1919, which proposed to detain Indian political prisoners without trial. The movement ended in the Jallianwala Bagh incident in Amritsar, in which hundreds of innocent people were killed by General Dyer. As the news of this tragedy spread throughout the country, civil violence began in all parts of India, because of which Gandhiji was forced to call off the Rowlatt Satyagraha. Around the same time, Indian Muslims were angered by the way the British had treated the defeated Emperor Khalifa of Ottoman Turkey after the First World War. In response to this, Muslim leaders Muhammad Ali and Shaukat Ali proposed to launch the Khilafat movement. Gandhiji seized this opportunity to bring Indian Muslims and Hindus together to start a unified national struggle against the British. This resulted in the launch of the Khilafat and Non-Cooperation Movement in December 1920. The main agenda of the movement was total non-cooperation with the British government, which included surrender of official titles, boycott of government schools, army, police, etc., and use of foreign goods. However, different sections of the Indian society interpreted the movement in different ways. In the towns, the middle class responded to the movement with a lot of enthusiasm by resigning from government schools, colleges and courts. In addition, they peacefully picketed shops selling foreign cloth and liquor. In the countryside, the movement took the shape of a struggle against the oppressive landlords and talukdars, demanding a reduction of land revenue and abolition of forced labour or begar.
To organize these movements, the Awadh Kisan Sabha was set up by Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra in October 1920. Workers employed in British plantations also left their work to return to their villages. However, they were captured and beaten up by the British. Although the movement managed to unite various sections of society to fight against the British rule, the movement started dying out because the Congress was unable to provide alternative institutions, and people were forced to return to their government jobs and services. In addition, Congress workers could not remain non-violent throughout, and there were clashes between the protesters and the British authorities. At Chauri Chaura in Gorakhpur, Uttar Pradesh, a mob of protesters set a police station on fire, killing a number of policemen. Due to this violence, Gandhiji called off the movement in February 1922. Let's recall what you've learned. Indians had to face many hardships during the First World War and in the post-war years, such as shortage of food, increase in taxes and forceful recruitment into the army. In 1915, Mahatma Gandhi introduced the idea of Satyagraha to organize mass movements against the British. The Rowlatt Satyagraha movement was organized in 1919, which resulted in the Jallianwala Bagh incident, causing the death of hundreds of people. In 1920, the Khilafat and non-cooperation movement was launched to protest against the unfair treatment of Ottoman Turkey by the British. The main aim of the movement was total non-cooperation with the British government and boycott of British goods. The movement was called off by Gandhiji in February 1922 after the Chauri Chaura incident.